इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वसंत 2 का पहला पाठ और आज आप बच्चों का भी कक्षा 7 में है पहला दिन। तो चलो बच्चों, ध्यान लगाकर आज की इस कविता का आनंद लेते हैं जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ये देखो बच्चों, इस पक्षी को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? बताओ, सोचो। क्या ये आपको खुश लग रहा है? नहीं ना, क्योंकि ये अपने दोस्तों से दूर, अकेला और इस बंधन में है। इसी तरह इन पक्षियों को देखो, इनको देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? खुले आसमान में उड़ते हुए ये इतने खुश क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि ये आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से और अपने दोस्तों के साथ उड़ रहे हैं। तो चलो बच्चों, इसी पर आधारित आज की हमारी इस कविता का पहले करते हैं सस्वर वाचन, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो चलो बच्चों, अब इसको अर्थ के साथ समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ क्या है? खुला या बंधन रहित। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि कौन है इसके? शिव मंगल सिंह सुमन, जो हमें आज़ादी के महत्व को समझाना चाह रहे हैं। किसके माध्यम से? पक्षियों के माध्यम से। तो उन्मुक्त का अर्थ है खुला यानी बंधन रहित। गगन, ये तो आपको पता है, आकाश, आसमान। तो पक्षी बोल रहे हैं यहाँ पर कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम कैसे पक्षी हैं? हम तो खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद। तो इस पिंजरे में बंद हम नहीं गा पाएंगे। इन पंक्तियों में कौन बोल रहा है? जो पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है। तो पिंजरे के अंदर बैठा पक्षी अपनी भावना को हमारे सामने बता रहा है कि हम तो आसमान में, खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम इस पिंजरे में बंद होकर हम अच्छी तरह यह गाना नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक यानी सोना, ये सोने की जो सलाखें हैं पिंजरे के चारों तरफ, जो सोने का ये पिंजरा है और इसकी जो सोने की सलाखें हैं, इनसे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी कनक का सोना, पुलकित का प्रसन्नता से भरे।
यानी खुशी से भरे हुए हमारे पंख जो उड़ने के लिए आतुर हैं, ये इन सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि एक पिंजरे में बंद पक्षी की भावना को हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं कि वो कितने दुखी मन से हमें अपनी बात बता रहा है कि हम तो खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम इन पिंजरे में बंद रहकर ऐसे गाना नहीं गा पाएंगे। सोने की ये तीलियां जो पिंजरे के चारों तरफ हैं, इनसे टकराकर हमारे खुशी से भरे, प्रसन्नता से भरे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले, यानी नदी झरनों से जो शीतल जल, बहता जल जो बहता है वो पीने वाले हैं हम तो मर जाएंगे भूखे प्यासे। ऐसे तो इस बंद पिंजरे में हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कटुक यानी कड़वी, और निम्बोरी क्या होती है? नीम का फल, जो नीम के पेड़ की लगती है और खाने में जो कड़वी होती है। तो पक्षी कह रहे हैं कि कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कनक यानी सोना, सोने की इस कटोरी में रखा मैदा, मैदा का यहाँ अर्थ पक्षियों के खाने के लिए जो सामान दाने हैं उनसे है। तो पक्षी कह रहे हैं कि इस सोने की कटोरी में रखे मैदा से तो बढ़िया हमारी नीम की जो निम्बोली है, जो कड़वी होते हुए भी इनसे अच्छी है। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, इस बंद पिंजरे में हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। आपके ये सोने की कटोरी में रखे दानों से, मैदा से भली तो हमारी नीम का जो फल है वो कड़वा है, फिर भी वो इनसे अच्छा है। इन पंक्तियों में द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर? भूखे प्यासे में। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीर, सोने की जंजीरें। तो पक्षी बोल रहे हैं कि सोने की इन जंजीरों में, इन जंजीरों के बंधन में हम अपनी गति, हम जिस स्पीड से उड़ते हैं, उड़ान सब भूले। जो उड़ने में हम कलाबाजी करते हैं, हमारा उड़ने का जो तरीका है, इस बंद पिंजरे में हम वो भी भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, बस हम यहाँ बैठे बैठे सपनों में ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तरु यानी पेड़, और फुनगी पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। तो पक्षियों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सबसे पेड़ के सबसे ऊपरी भाग की जो टहनी होती है उस पर बैठकर झूला झूलना। तो पक्षी बोल रहे हैं कि हम तो बस इस सोने की सलाखों के बीच बैठे, हम तो अपनी उड़ने की आदत या उड़ने की जो कला है उसको भी भूल गए हैं। बस सपने में बैठे सब पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर झूल रहे हैं, ऐसा हम सिर्फ अपने सपनों में ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान, अरमान यानी हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम कहाँ उड़ते? हम तो नीले नभ की सीमा पाने, नीले आसमान में दूर तक, जहाँ उसकी सीमा है वहाँ तक उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरणों की तरह हमारी जो चोंच है, चोंच यानी पक्षी का मुंह, चुगते तारक अनार के दाने, तारक यानी तारे। तो हम तारों जैसे अनार के दानों को चुगते। तो इन पंक्तियों में पक्षियों की इच्छा को बताया है कि वो क्या करना चाहते हैं। उनकी क्या इच्छा थी कि हम नीले नभ में, नीले आसमान में उसकी सीमा तक उड़ते और हमारी चोंच से तारों जैसे अनार के दानों को खुली हवा में चुगते। इन पंक्तियों में द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर? स्वर्ण श्रृंखला में। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी बंद पिंजरे में बैठा पक्षी बोल रहा है
कि अगर हम बाहर होते, इस पिंजरे से हम बाहर होते, तो सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा ही ना हो, असीमित हो, क्षितिज यानी जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो कभी मिलते नहीं, बस हमें मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो पक्षी कह रहे हैं कि अगर हम बाहर होते तो आसमान की जो असीमित सीमा है वहाँ तक, कहाँ तक, जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए दिखाई देते, वहाँ तक हम अपने दोस्तों के साथ इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी हम एक दूसरे के साथ होड़ा होड़ी करते, यानी हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते, प्रतिस्पर्धा करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, यानी जो हमारी मंजिल थी वहाँ तक हम पहुँच जाते, या तंती सांसों की डोरी, तंती यानी खिंच जाती वहाँ तक, क्योंकि धरती और आसमान परस्पर जहाँ तक मिलते हुए दिखाई देते, वो तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, तो वो जैसे जितना आगे बढ़ते उतना ही उनको थकान ज़्यादा होती। तो पक्षी कह रहे हैं कि चाहे हम उड़ते उड़ते हमें अपने प्राणों की बाजी क्यों ना लगानी पड़ती, यानी हम मर ही जाते, तो भी वो इस स्थिति में भी खुश हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से निवेदन कर रहे हैं कि नीड़ न दो, नीड़ यानी घोंसला, कि हमें चाहे घोंसला ना दो, चाहे टहनी का आश्रय। पक्षी कहाँ पर रहते हैं? टहनी पर। तो आश्रय यानी उनके रहने का जो ठिकाना है, छिन्न भिन्न कर डालो, यानी उस आश्रय को भी, रहने के ठिकाने को भी तोड़ फोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल यानी जो हम बेचैन हैं उड़ने के लिए, हम तत्पर हैं, बेचैन हैं, उस उड़ान में आप हमारे लिए बाधा उत्पन्न मत करो, उसमें आप बाधा मत डालो। तो इन पंक्तियों में पक्षी हमसे निवेदन कर रहे हैं, यानी मनुष्य से निवेदन कर रहे हैं कि हमें चाहे हमारा घोंसला ले लो, चाहे हमारे रहने का ठिकाना यानी टहनी को तोड़ फोड़ डालो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमें इस खुले आसमान में उड़ने दो, हमें इन पिंजरे में बंद मत करो। इन पंक्तियों में यहाँ पर द्वंद्व समास होड़ा होड़ी और कहाँ प्रयोग हुआ है? छिन्न भिन्न में। यह आपने व्याकरण में पढ़ा होगा। अब इस कविता का भावार्थ। इस कविता के रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन हैं, जिसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से हमें स्वतंत्रता की अहमियत समझाने की कोशिश की है। कवि ने इस कविता में पिंजरे में बंद पक्षियों की भावना को बहुत ही संवेदनापूर्ण तरीके से व्यक्त किया है। उनकी पीड़ा व छटपटाहट को हम महसूस कर पाते हैं। इस कविता में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया है कि वो सब सुख सुविधा यानी खाने पीने का सामान, रहने की सुरक्षित जगह होते हुए भी आज़ादी के लिए तरसते हैं। सोने की सलाखों वाले पिंजरे व सोने की कटोरी उनके लिए बेकार है। नीले आसमान में उड़ना और पेड़ों की ऊंची डालियों पर झूलना उनका सपना है। असीमित आसमान को नापते हुए अगर उनकी जान भी चली जाए तो उन्हें दुख नहीं है। वे तो मनुष्यों से अपील कर रहे हैं कि हमारा घोंसला, पेड़ की डाली सब ले लो, परंतु हमें उड़ने के लिए ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमें खुले आसमान में उड़ने दो, हमें पिंजरों में बंद ना करो। अर्थात उन्हें गुलामी की सुख सुविधाओं की बजाय आज़ादी के कष्ट मंजूर हैं। अब चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? पिंजरे में पक्षी के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं, परंतु वह स्वतंत्रता नहीं है जो उन्हें प्रिय है। वे इस खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें नई उमंग व प्रसन्नता भर देती है जो पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती हैं। इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर नीले आसमान में उड़ना और पेड़ों की ऊंची डालियों पर झूलना चाहते हैं।
वे नदी व झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, साथ ही वे अपनी चोंच से आसमान के तारों जैसे अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। पक्षी अपने साथियों के साथ होड़ लगाकर क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज का अर्थ तो हमने पहले भी पढ़ा था, जहाँ धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो इन पंक्तियों में यानी इन प्रस्तुत पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि हम आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो हम मंजिल को प्राप्त कर लेंगे या फिर मंजिल को पाने की चाह में हमारी सांसें ही उखड़ जाएंगी, अर्थात हम प्राण न्यौछावर कर देंगे। कविता से आगे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। यहाँ पर ये आप अपने विचार लिखिए। जैसे पक्षियों को पालना उचित कार्य नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि इससे उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगती है। ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं खुले आसमान में उड़ने के लिए, ना कि हमारे पिंजरों में कैद होने के लिए। जिस तरह हमें आज़ादी पसंद है, उसी तरह वे भी स्वच्छंदता से जीना चाहते हैं, क्योंकि गुलामी में रहकर मिलने वाली सुख सुविधाओं से आज़ादी के कष्ट ज़्यादा बेहतर हैं। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। हाँ, हमारे एक जानकार ने एक तोता पाला था जो उन्हें घायल अवस्था में मिला था। किसी भी पालतू पक्षी की देखभाल छोटे बच्चे की तरह ही की जाती है। बच्चे की तरह ही उसका खाना पीना व साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। उसके साथ समय भी बिताना पड़ता है ताकि वो हमारे साथ घुल मिल जाए और खुश रहे। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। ये आप अपने हिसाब से लिखो। जैसे पक्षी हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम उन्हें आज़ाद छोड़ने की बजाय पिंजरों में गुलाम कर रखेंगे तो हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को सही प्रकार से संतुलित रखने में इनका भी योगदान है। जिस तरह कुछ पक्षी छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, वहीं दूसरी ओर पक्षी कुछ जानवरों का भोजन है। पक्षी फल व सब्जियों को खाकर उनके बीज दूर दूर तक पहुंचाते हैं, जिससे नए पौधों का जन्म भी होता है। कुछ पक्षी हमारे द्वारा फैलाए गए कचरे को खाकर हमारे आसपास सफाई भी रखते हैं। यदि पक्षी नहीं रहे तो हमारी खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो सकती है। साथ ही बिना पक्षियों के पर्यावरण दूषित हो सकता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। उस जगह को छोड़ने से पहले हम वहां पीने का पानी व कुछ दिनों के बाद का इंतजाम करके जाएंगे। भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है, जो हमने इस कविता में पढ़ा। स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीरें और लाल किरण सी, यहाँ पर इनका गुणवाचक यानी इनका गुण बताया। किरण कैसी? लाल। श्रृंखला क्या किसकी थी? सोने की। तो इनमें गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस तरह के 3 और उदाहरण लिखिए। तो आप देखोगे तो वहाँ पर आपको 3 से ज़्यादा मिलेंगे। जैसे पुलकित पंख, कड़वा निम्बोरी, उन्मुक्त गगन। इन गगन कैसा था? उन्मुक्त खुला था। निम्बोरी कैसी थी? कड़वी। पंख कैसे थे? प्रसन्नता से भरे हुए। तो यहाँ पर ये इनके गुण बताए, तो ये गुणवाचक विशेषण हुआ। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं, जो इन भूखे और प्यासे के बीच में लगा। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे आप इनका समास विग्रह करोगे तो भूखे प्यासे को हम क्या लिखेंगे? भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए, जिनमें से हम 2-3 हमें हमारी कविता से मिल जाएंगे, बाकी के आप सोचकर लिखो।
जैसे सुख दुख। अब आप इसका समास विग्रह करोगे तो क्या लिखोगे? सुख और दुख। धूप छांव, खाते पीते, रात दिन, हंसते गाते। इसी तरह होड़ा होड़ी, ये हमारी कविता में आया। छिन्न भिन्न, ये भी कविता में था। माता पिता, सही गलत, ऊंच नीच। कविता को एक बार फिर से पढ़ें और उसके भावार्थ को समझें। पक्षियों से प्यार करें परंतु उन्हें पिंजरों में बंद न करें। पक्षियों के लिए दाना व पानी उचित स्थान पर रखें। सुधार व सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।